और आप सब के साथ मिलकर हम साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम को रिड्यूस कर सकें, मिनिमाइज कर सकें और आप सबकी सुरक्षा, जो साइबर सुरक्षा है, उसमें हम सहयोग कर सकें। क्यों? क्योंकि आज के समय में जो सबसे मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन है वो है सीनियर सिटीजन। बीवेयर ऑफ फेक क्यूआर कोड्स। बहुत बार ये भी इंसिडेंट देखा गया है कि लोग, स्कैमर्स क्या करते हैं, आपकी शॉप पे आएंगे और आपके क्यूआर कोड के ऊपर अपना क्यूआर कोड चिपका के चले जाएंगे। फ्रॉड हर किसी के साथ होता है, हर इंडिविजुअल के साथ होता है। तो आपको ये जानना होगा कि आप कैसे, पहले तो आप उसका एविडेंसेस बना सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट सिंपल एक चीज़ है कि पहले तो कोई इस वर्ड डिजिटल अरेस्ट कोई बोलता है आपको, तो आप उसी समय कॉल काट दीजिए, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। नमस्ते, आप सबका पुनः एक बार स्वागत है एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में। जैसा कि आप जानते हैं कि एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट डिकोडिंग द सोशल डेवलपमेंट सेक्टर के विषयों को हम लेके आते हैं और बहुत सारे जो अनटच्ड इश्यूज हैं या अनछुए बातें हैं उनको हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट के माध्यम से। आप सब इससे जुड़े रहते हैं, बहुत सारे प्रोत्साहन मिलते हैं, काफी कमेंट्स आते हैं। इन सब के लिए मैं पूरी आईएसआरएन टीम की तरफ से आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं और दिन पे दिन एनजीओ आईएसआरएन एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट के दर्शकों की संख्या बढ़ रही है। ये एक अच्छी बात है। मैं आज का सब्जेक्ट जो है वो आपके सामने लाऊं, आज के गेस्ट से परिचय कराऊं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील आप सबसे करना चाहेंगे कि अगर आपको ये आईएसआरएन एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आईएसआरएन का ये प्रयास ईमानदारी से जो हम लोग करते आ रहे हैं पिछले 1 सालों से ज्यादा समय हो गया, अभी हमारे 18 एपिसोड आपके सामने आ चुके हैं। ये एपिसोड आज हम आपके सामने लेकर आए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, रेगुलर वो और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आज मैं पुनः आपसे अपील करता हूं कि जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है घंटी, उसको क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस जो आज अभी ये एपिसोड में आप देख रहे हैं इसको और पुराने वीडियोस को भी लाइक करिए, क्योंकि हमारे लिए यही एक प्रोत्साहन है जो आपसे हमें मिलता है और जिसके बेसिस पर हम लोग दिन पे दिन हमारी पूरी टीम पूरी मेहनत से इस पे काम करती है। आज का सब्जेक्ट मैं बात करूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये आईएसआरएन एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट का एक बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है और बहुत ही डिमांडिंग है। आज के समय में आप रोज देख रहे हैं कि अब वो जमाना बदल गया जब फ्रॉड और चोरी सामने से होती थी, लोग आते थे, आप उनको चोर, आप किस्से सुनते थे चोरी के। आज जो चोरियां हो रही हैं वो ऐसे लोग कर रहे हैं जिनको आप कहीं देखते नहीं और ना वो आपके पास आते हैं, ना आपको छूते हैं, ना आपसे बात करते हैं और वो वर्चुअली आके आपका सारा डेटा, आपका फाइनेंशियल लॉस और तरह तरह के टाइप ऑफ लॉस हैं जिनके बारे में आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे, आपको बताएंगे। तो आज का जो एपिसोड है दोस्तों वो साइबर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पे है, जिसपे हम साइबर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के एक्सपर्ट हमारे बीच में हैं। मैं उनका परिचय भी आपके साथ करूंगा, लेकिन उससे पहले 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे आईएसआरएन एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट क्यों अब एक आज का एपिसोड लेके आया है और आने वाले समय में हम इस विषय को और उठाने वाले हैं। उसका एक और सिर्फ एक कारण है कि भारत में जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, अगर आप डेटा देखें तो डेटा बहुत अलार्मिंग है। मैं वैसे कुछ मेजर डेटा आपको बताता हूं, लेकिन आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि साइबर डेटा जो है वो क्या बताता है। तो अगर हम बात करें कि कितने टोटल नंबर ऑफ केसेस 2020 से अगर हम लोग देखें और 2024 तक का जो डेटा है उसमें अब तक जो आरबीआई बता रहा है वो 5,82,000 से ज्यादा साइबर फ्रॉड केसेस रिपोर्ट हुए हैं 2020 से लेके 2024 के बीच में और करीब 3,000 से ज्यादा 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फ्रॉड हुआ है। इसी तरीके से अगर हम ये देखें कि किस तरीके के फ्रॉड अगर हुए हैं, उनमें नंबर ऑफ चीजें हैं जिनके बारे में आप सुनते आए हैं, जैसे डिजिटल अरेस्ट है,
एक्सटॉर्शन है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है और बहुत सारे चाइल्ड पोर्नोग्राफी है। इस तरह के नंबर ऑफ केसेस आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं आपसे कुछ इसकी जो मेजर जो डेटा है उसमें भी आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ आपकी जागरूकता के लिए, कि साइबर फ्रॉड जो पिछले कुछ सालों में कम था, या ऐसा कहें कि वो रिपोर्ट कम होता था, अब वो रिपोर्ट ज्यादा होने लगा है। जागरूकता बढ़ी है, लोग अपने केसेस को फाइल कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने भी EFIR का प्रोविजन किया है। ऐसे नंबर ऑफ प्रोविजन सरकार ने किए हैं, लाइक 1930 है, IC4 जो मिनिस्ट्री ऑफ होम का है वो रेगुलर इस पे काम कर रहा है। और जो अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो करीब 75,000 करोड़ रुपए जो हैं वो मतलब पहले जो था वो 7,465 करोड़ से 2024 में जो डेटा जंप होके आया है वो यू कांट बिलीव कि 22,842 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। ये नंबर जो ये आपको सुनने में लग रहा होगा बड़ा, ये हम ही सबके बीच के लोगों के साथ हुआ, और वो ही बेचारे विक्टिम हैं जो इस तरह के लोगों का शिकार हुए। और इन सब बातों को ध्यान में रखकर इसमें 3 मेजर वल्नरेबल सेक्शन है जिनके लिए हम लोग ये प्रोग्राम सीरीज लेके आए हैं साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे, जो 12 एपिसोड की सीरीज है। और इसके लिए हमें साइबर पीस फाउंडेशन ने सपोर्ट किया है, क्योंकि साइबर पीस फाउंडेशन का मैं परिचय अभी डिटेल में बताऊंगा। मेजर विनीत हमारे आज के एक्सपर्ट जो हैं वो आपके साथ होंगे, उनका भी परिचय मैं कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि साइबर पीस फाउंडेशन इंडिया की एक वन ऑफ द मेजर डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सक्लूसिव साइबर में काम कर रही है। और इसलिए ISRN ने साइबर पीस फाउंडेशन के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, पॉजिटिव कोलैबोरेशन है, जो हम लोग मिलकर दोनों संस्थाएं चाहते हैं कि आने वाले समय में ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर किया जा सके, जागरूक किया जा सके, और आप सब के साथ मिलकर हम साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम को रिड्यूस कर सकें, मिनिमाइज कर सकें, और आप सबकी सुरक्षा, जो साइबर सुरक्षा है, उसमें हम सहयोग कर सकें। क्यों? क्योंकि आज के समय में जो सबसे मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन है वो है सीनियर सिटीजन। हम सब के घरों में जो बुजुर्ग रह रहे हैं वो काफी शिकार हो रहे हैं, और उसके पीछे 2 बड़े रीजन हैं। एक बड़ा रीजन कि वो बुजुर्ग हैं और उनको जो ये टेक्नोलॉजी फ्रेंडली उतने नहीं है, काफी संख्या में जो मेजॉरिटी है वो ज्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है। दूसरा, वो कहीं ना कहीं उनकी एक एज फैक्टर भी है, जिसके कारण कई डिजीज और प्रॉब्लम्स के कारण भी वो मोबाइल को उतनी अच्छी तरह से स्मार्टली हैंडल नहीं कर पाते हैं। वो एक वल्नरेबल सेक्शन है। दूसरा एक बड़ा सेक्शन है जो आज के टीनेजर्स हैं, जो बच्चे हैं, क्योंकि अगर आप डेटा देखें तो 10 साल से लेकर 18 साल या 22 साल तक के जो ज्यादातर लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या एक्सटॉर्शन हो रहा है, या वो डिजिटल अरेस्ट में या इस तरह के अलग अलग साइबर क्राइम्स में इन्वॉल्व हुए हैं, करने वाले भी और विक्टिम्स भी, दोनों इस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे। और थर्ड जो वल्नरेबल सेक्शन है वो है होम मेकर्स का, जो घरों में हमारी माताएं बहनें रहती हैं, उनको भी इस तरह के जो फ्रॉड क्राइम क्रिमिनल्स हैं वो इसको मुद्दा, मतलब उनका रिसर्च करते हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और उनको टारगेट करते हैं। तो ये तीनों सेक्शंस को, और स्मॉल शॉपकीपर साथ में हैं, रोजमर्रा का काम करने वाले लोग हैं, ये तमाम लोग वो सेक्शन है जो इससे पीड़ित है। इन समस्या को ध्यान में रखकर ISRN, इंडियन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क, और साइबर पीस फाउंडेशन ने ये मुहिम शुरू की है आपके लिए, आप सब के लिए, कि हम साइबर क्राइम पे लगातार अब 12 एपिसोड करेंगे। आज ये पहला एपिसोड आप सबके सम्मुख में लेकर आया हूं। मुझे उम्मीद है कि जैसे आपने पिछले हमारे एपिसोड सराहा है, वैसे ही आप इस मुहिम को भी, जो साइबर पीस फाउंडेशन और ISRN के माध्यम से, उसको भी आप सराहेंगे, लोगों को बताएंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट विषय है। और इस विषय में सिर्फ आपका एक क्लिक और फॉरवर्ड जो है बहुत सारे लोगों की नॉलेज को इंक्रीज करने में हेल्प कर सकता है। तो ये रहा एक छोटा सा परिचय जो मैंने आपके सामने रखा, कि हम जो ये साइबर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सीरीज लेकर आ रहे हैं उसका पहला एपिसोड आपके साथ शेयर किया है। अब मैं जल्दी से आज के हमारे मेहमान, जिनका नाम मैंने बताया कि बहुत ही लीजेंड सीजन प्रोफेशनल्स हैं,
प्रोफेशनल हैं जो बहुत टाइम से इस विषय पे काम कर रहे हैं। मैं उनके बारे में कुछ परिचय है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा। मेजर विनीत का मैं एक छोटा सा परिचय देता हूँ, हालांकि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने अपने काम के माध्यम से एक अपनी पहचान बनाई है। मेजर विनीत, द फाउंडर एंड ग्लोबल प्रेसिडेंट ऑफ साइबर पीस फाउंडेशन. He is an innovator, leader and visionary in cyber peace and cyber security. He is also very distinguished cyber security leaders with the stellar academic background from renowned institutions like Cranfield University and Cambridge University. With the extensive experience in cyber defense and leadership, he has held key role including Council Member of Africa and the Middle East at the Public Interest Registry and former Chief of Cyber Defense Research Center for the Government of Jharkhand. A sought after speaker, Major Vineet Kumar has addressed prestigious institutions and global conferences, contributing significantly to the cybersecurity discourse. His exceptional contribution have earned him 10 international and 21 national awards, including prestigious accolades such as Chevening Fellowship, Future Leader by the British Council, US Department of State International Visitor Leadership Program, World Economic Forum Social Entrepreneurship of the Year finalist, Forbes 30 Under 30 Asia semi-finalist, International Business Excellence Award 2024 at Baku, UN Youth Assembly Youth Achiever Government of India National Youth Award 2014 and 15, ASSOCHAM Cyber Security Entrepreneur of the Year 2016 and National IT Excellence Award 2007-8. ये एक जो मैंने बताया है, इसके अलावा भी बहुत सारे इनकी प्रोफाइल में बातें हैं जो बताने के लिए है, लेकिन ये परिचय तो आप मेजर विनीत के प्रोफाइल वेबसाइट पे भी साइबर पीस फाउंडेशन के जाके देख सकते हैं, उनके पूरे काम को आप देख सकते हैं। मैं ब्रीफ में एक छोटा सा मैंने प्रयास किया है कि आप सबके सम्मुख आज का जो हमारे गेस्ट हैं, जो एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, उनसे आपको रूबरू करा सकूं, और इस दिशा में मैंने उनका एक छोटा सा परिचय रखा है। मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन में हम सब उन बातों पे ध्यान देंगे जहां साइबर फ्रॉड होता है। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज के हमारे मेहमान मेजर विनीत को इनवाइट करूंगा कि मेजर विनीत आए और वो आपसे सीधे बात करें। बहुत बहुत स्वागत है मेजर विनीत आपका। और जैसा कि आपने ये एक न सिर्फ आप आए और बल्कि साइबर पीस फाउंडेशन के माध्यम से जो एक इनिशिएटिव आपने लिया कि पूरी एक, जैसा मैंने कहा कि एक पूरी सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ साइबर पीस फाउंडेशन, जहां पर हम सिर्फ आज नहीं पूरे 12 महीने आपके साथ जुड़ेंगे, हर महीने एक एपिसोड लेके आएंगे और उसमें साइबर फ्रॉड एंड साइबर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को लेके जो विभिन्न आयाम हैं, उनके जो जितने भी वर्टिकल्स हैं, उन सब पे हम बात करेंगे। और ये बातें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि आप सब इम्पॉर्टेंट हो हम सब के लिए, और यही प्रयास है साइबर पीस फाउंडेशन का, ISRN का, कि हम मिलकर आपको जागरूक कर सकें। और हम सब उन्हीं से सुनना चाहेंगे कि साइबर को कैसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आम आदमी कैसे क्या कर सकता है, उन सब सवालों पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे मेजर विनीत पूछना चाहूंगा कि बीइंग डिफेंस पर्सन, आपने अपना कैरियर कैसे स्टार्ट किया और अभी आप आर्मी में भी सर्व कर रहे हैं और एक साइबर पीस फाउंडेशन में आना, अपने इसको मतलब इसका न सिर्फ आइडिया कंसीव किया बल्कि इसको बिल्डअप करने में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में लेके गए। तो इसकी तरफ रुझान कैसे आया, ये साइबर सब्जेक्ट कैसे चूज किया? सो व्हाट एरिया दैट मोटिवेटेड यू टू एक्सेप्ट दिस सब्जेक्ट एंड वर्क ऑन दिस सब्जेक्ट? जी, ऐसी है। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ISRN को और आपको और पूरी टीम को, जो कि इतना अच्छा क्यूरेट करके आपने ये पूरा प्रोग्राम ये किया है। और कैंपेन जो अभी आप बात कर रहे थे, कैंपेन जो कि हम एक 12 महीना बोल रहे हैं, बट मैं बोल की एक शुरुआत है एक बड़े मूवमेंट की। yes. और ये मूवमेंट सिर्फ 12 महीनों तक नहीं रहेगा, ये एक रोज जाएगा, क्योंकि हमें सबको एम्पावर, सिक्योर और सेफ रखना है और सबको फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में भी सामने आना है, कम्युनिटी को एम्पावर करने की जरूरत है। अब जो आपका क्वेश्चन रहा कि कैसे,
तो ये जो हमारी जब शुरुआत हुई थी तो 1957 की बात है। और ये साइबर पीस आपको जान के खुशी होगी कि हम शायद वो नेशनली नहीं बट ग्लोबली हम पहली ऐसी संस्था थी जो नॉन प्रॉफिट एनजीओ थी जो कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र पे काम कर रहे थे। वेरी नाइस। वहां पे तो हमने बहुत ही अर्ली स्टार्ट किया था, उस समय स्टार्ट किया जब कोई इस विषय पे चर्चा नहीं कर रहा था। समवट जो कि हम लोग मेरी करियर की शुरुआत एक एथिकल हैकर के फॉर्म से हुई और मुझे जिसने हैकिंग सिखाया वो एक ब्लैक हैट हैकर था। ब्लैक हैट मतलब आप समझिए कि वो डिस्ट्रक्टिव हैकर था। उसने मुझे लाइव हैक करके दिखाया एक बैंक को, और ये उस समय की बात है जब इंटरनेट का कोई जानता नहीं था। इंटरनेट को सिर्फ इंटरनेट रिले चैट के नाम से जाना जाता था। वो एक ऐसा एरा था, ना ऑर्कुट था, ना फेसबुक था, ना गूगल था, ना यूट्यूब था। तो उस समय जो हमने शुरुआत की उस समय इस साइबर पीस का एक तरह से शुरुआती दौर था। और जो उस ग्रुप में मिला, जो हैकर से मिला, तो जो भी उनके साथ जो चर्चा हुई, उन्होंने जो भी मुझे दिखाया, मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। और समवट मुझे लगा कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी ग्रो करेगा, जो कि आज आप देखिए कितना ग्रो करेगा। आजकल कोई भी चर्चा बिना टेक्नोलॉजी के पॉसिबल नहीं है। तो वो थोड़ा बहुत मुझे लगा कि ये इसका बहुत आगे स्कोप है, और जिस चीज का स्कोप है, अच्छी चीज के साथ कुछ बुरी चीज आती है। तो बुरी चीजों का, क्योंकि मैं उनको देखा था सामने एक बैंक को हैक करते, मैं सोचा क्यों नहीं मैं इसी स्किल के साथ इस चीज को रोकने का काम करूं, ताकि इनोसेंट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह के खतरों से बचाया जा सके। तो जो बेसिक आइडिया है वो आपको ट्रिगर किया इंसिडेंट को देख के, और इसलिए आपने उसकी सेफ्टी और सुरक्षा का ध्यान देने के लिए ये पूरा आइडिया कंसीव किया और फिर आगे आए। वेरी नाइस। अब अगर इसको हम बात करें कि अब साइबर पीस फाउंडेशन आज ना सिर्फ इंडिया में बल्कि कई देशों में उसके कोलैबोरेशंस हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ, और आप काफी जगह पे काम कर रहे हो, तो अगर एक भारत में अभी इसका ओवरऑल साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का क्या स्टेटस देखते हो आप? देखिए, सबसे बड़ा है हमारे पास जो चैलेंज है इज हमारा पॉपुलेशन। एंड इंडिया की अगर बात करें, भारत की बात करें, तो इट्स लाइक मेनी कंट्री इन वन कंट्री। मतलब हमारा अगर देख ले, एक एक स्टेट एक कंट्री के बराबर है। तो हमें ये मेजर चैलेंज है। भारत सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं, जैसे अभी I4C का गठन हुआ। एक अब भारत सरकार में एक एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, पहले सिर्फ सर्टिन थी, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, अब I4C भी आ गई। धीरे धीरे अभी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए NCIPC आ गई। नेशनल साइबर कोऑर्डिनेटर का ऑफिस जो NCCC है, उनका भी एक नेशनल साइबर कोऑर्डिनेटर बन गए प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में। तो इस तरह के बहुत सारे आर्किटेक्चर और स्टेट लेवल भी बहुत सारे इनिशिएटिव ली जा रही हैं। लेकिन ये बोलना, अगर मैं बोलूं कि सब चीज की सरकार के भरोसे है, कि अगर हम सोचते हैं कि सरकार ये सब करें और इस तरह के आर्किटेक्चर बना करके हम सबको सुरक्षित रह सकते हैं, तो वो सही नहीं होगा। ये एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है, जहां पे सरकार, इंडस्ट्री, एकेडमिया, सिविल सोसाइटी और आम जनता सबको एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि यहां स्केल की बात हो रही है। चाहे हम कितना भी कुछ कर लें, हम ये किसी को एश्योरेंस नहीं दे सकते कि आप 100% 100% सुरक्षित हो पाएंगे। बट हम ये जरूर बता सकते हैं कि अगर आप बेसिक नो हाउ, जैसे हम कैंपेन से हम क्या रीच करने का कोशिश कर रहे हैं, कि एटलीस्ट आप अगर बेसिक नो हाउ पे क्लियर हो, आपको मालूम है कि इस तरह से फ्रॉड हो सकता है और कहां फ्रॉड होने पे कैसे आपको रिपोर्ट करेगा, इतना चीज आपको क्लियर है, तो आप रेजिलिएंट हो सकते हैं। ताकि आप पे अगर अटैक हुआ तो आप जल्द से जल्द कार्रवाई करके डैमेजेस को लिमिटेड कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं। तो ये इसकी बहुत जरूरत है, और भारत इस विषय में बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत सारे लीडिंग इनिशिएटिव्स हो गए हैं। इनफैक्ट अभी हमने DPDP एक्ट भी हमारा बन चुका है। DPDP के अब रूल्स आने वाले हैं। डिजिटल इंडिया एक्ट पे काम हो रहा है। क्या है DPDP? थोड़ा इसका डिटेल बता दीजिए। हाँ, DPDP है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अंतर्गत क्या है कि जैसे आपने यूरोप में सुना हुआ GDPR, तो जनरल यूजर का जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो इंडिविजुअल्स का डेटा है, ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बना है। और इस एक्ट के अंदर बहुत सारे रूल्स आने वाले हैं जो कि साइबर सुरक्षा पे फोकस के, नटशल में बता दो, साइबर सुरक्षा पे काम करेंगे और यूजर्स को, एंड यूजर्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को सेफ रखने का काम करेंगे। तो ये वो एक्ट है। और वैसे ही अगर बात करें तो IT रूल्स 2021 जो है अमेंड हुआ है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे रूल्स, रेगुलेशंस
ये सब आ रहे हैं जो कि अब उसको फॉलो किया जा रहा है। और साथ ही साथ अभी ग्रीवांस एपलेट कमेटी गैग का भी गठन हुआ है। और गैग के अंतर्गत अभी गैग का एक वेबसाइट आ गया है gac.gov.in, जहां पे यूजर्स को अगर कोई भी शिकायत है तो या तो I4C पे जाएं, I4C से अगर मदद मिली, अगर नहीं मिली, अगर डिले हो रहा है तो आप गैग पे भी जाके रिपोर्ट कर सकते। तो इस तरह के अच्छे अच्छे रिपोर्टिंग चैनल्स एंड मैकेनिज्म आ गए हैं। तो अच्छी हम तरक्की अच्छा कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्रिएट कर रहे हैं, एकेडमिक रिसर्चेस को हम बहुत भारत में प्रमोट कर रहे हैं। तो जैसे IIT मद्रास एक क्लस्टर बना हुआ है साइबर सिक्योरिटी का, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं जो अब अपना खुद का PG डिप्लोमा डिग्री प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं, साइबर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस सेटअप कर रहे हैं। तो ओवरऑल इकोसिस्टम दिन ब दिन मजबूत होते जा रहा है और मेरा उम्मीद है कि अगले 4 से 5 सालों में इसका रिजल्ट आपको अच्छा दिखेगा। बहुत अच्छा है। तो अगर आपने जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में कई सारे इनिशिएटिव्स बताए जिसमें एक इम्पॉर्टेंट I4C है, ऐसा गवर्नमेंट ने, जब मैं ये सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि सबसे इजी जो लेमैन के लिए हेल्पलाइन नंबर है 1930 वो एक है। प्लस अभी एक गवर्नमेंट ने और अच्छा इनिशिएटिव लिया कि EFIR कर दिया है, सो दैट क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि साइबर क्राइम में स्पॉट नहीं है, कोई कहीं पर भी है, कभी भी उसके साथ किसी भी एरिया में फ्रॉड हो सकता है। तो EFIR से काफी हेल्प मिली है। ऐसा ही एक और अच्छी चीज जैसे आपने बताया कि रिपोर्ट सस्पेक्ट्स को अब उन्होंने मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया है। सिमिलरली सस्पेक्ट रिपोर्टिंग होने लगी है और उसी अगर उसमें देखें तो डेटा देखें तो काफी थाउजेंड्स जो ये नंबर होते हैं IMI नंबर, उनको ब्लॉक किया है, मोबाइल नंबर्स को ब्लॉक किया है और इस तरह से काफी इनिशिएटिव लिए हैं। एंड सिमिलरली जैसे आप मिनिस्ट्री ऑफ होम की बात कर रहे थे तो साइबर वॉलंटियर्स तैयार किए जा रहे हैं कम्युनिटी लेवल पे, सो दैट हर एरिया में एक एक्सपर्ट हैंड हो जो लोगों को हेल्प कर सके। और आपने साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर की भी बात की है, वो काफी एक्सक्लूसिव लेवल पे काम कर रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। एंड एक और चीज है जो सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम है, इन सब से चीजें बहुत मजबूत तो हुई हैं जैसा आपने कहा। और आप जो एक बात कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी इन पे काम बढ़ेगा और चीजें होंगी, लोग अवेयर होंगे। लेकिन इसमें एक जो इसी रेशियो में, जिस रेशियो में इनिशिएटिव सरकार के लिए जा रहे हैं, प्रयास हो रहे हैं, बट उसके अगेंस्ट जब आप क्राइम का रेशियो देखते हैं तो बहुत ज्यादा क्राइम भी जंप कर रहा है। जैसे अगर हम डेटा को देखें तो बहुत 2024 से 25 का ही अगर डेटा देखें तो काफी करीब 24% क्राइम जंप हुआ है। तो इससे रिलेटेड जो सवाल है वो ये है कि जो आम आदमी है, लाइक जो होम मेकर्स हैं, स्टूडेंट हैं, स्पेशली जो सीनियर सिटीजन जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि अगर आप डेटा में देखें तो क्राइम में जो क्राइम रेट है उसमें परसेंटेज ऑफ सीनियर सिटीजन्स ज्यादा हैं। और जो स्मॉल शॉपकीपर हैं, क्योंकि अब हर जगह UPI का यूज हो रहा है, तो उसमें भी वो लोग भी काफी शिकार हो रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जिनको आफ्टर फ्रॉड मालूम भी नहीं चलता कि फ्रॉड हो गया है, काफी दिनों के बाद उनको मालूम चलता है कि फ्रॉड हुआ है। इस तरह के जो ये टाइप ऑफ केसेस हैं, अगर इनको ध्यान में रखें तो मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि साइबर पीस फाउंडेशन कैसे इन लोगों को इस तरह से हेल्प कर रहा है। गवर्नमेंट एक है, क्योंकि हम सब पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन भी गवर्नमेंट के काम को या कम्युनिटी के काम को सपोर्ट करने के लिए ही आगे आते हैं। तो साइबर पीस फाउंडेशन कैसे सपोर्ट कर रहा है इसको? बिल्कुल, मैं पहले आपका डेटा वाला क्वेश्चन को मैं आंसर करना चाहूंगा। जो आप अभी जो देख रहे हैं कि लगातार की क्राइम्स के जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, मैं उसको नेगेटिव नहीं ले रहा हूं, मैं उसको पॉजिटिव ही ले रहा हूं, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले तो प्रॉब्लम शुरू से जो हम लोग साइबर पीस संस्था फाइट करते आ रहे हैं कि लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं। अंडर रिपोर्टिंग साइबर में सबसे बड़ा इशू बना हुआ है कि लोग पैसे चले जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि कौन रिपोर्ट करेगा। किसी का मान लीजिए 500, 1000, 2000, 5000 चला गया, बोलेगा पुलिस में जाके क्या रिपोर्ट करना, छोड़ो दिया, पैसे गए तो गए। अलग अलग फिर सोशल स्टिग्मा है सबसे बड़ा कि अगर रिपोर्ट कर दिया लोगों को पता चल जाएगा, इसको पता चल जाए कि मेरे साथ ये चीज हुआ। तो इस तरह के इश्यू से हम लड़ रहे थे। तो अब अच्छी बात यह है कि अब इस तरह के रिपोर्टिंग्स बढ़ रहे हैं,
इससे मतलब मैं उसको पॉजिटिव ले रहा हूँ कि नंबर ऑफ केसेस फाइल हो रहे हैं। बिल्कुल, केसेस मतलब फाइल हो रहे हैं, पहले जो नहीं होते थे। बिल्कुल। लेकिन अभी क्या है, साइबर पीस जैसी संस्था जो अब हम लोग ये काम कर रहे हैं कि कन्विक्शन जो है वो कन्विक्शन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट। प्लस जितने भी इस तरह के आप कह लें कि हम लोग उसको विक्टिम्स वर्ड नहीं बोलेंगे, हम सर्वाइवर्स बोलेंगे। जो भी ये सर्वाइवर्स हैं, इनको मदद मिलने का बहुत ही आवश्यकता है और एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की जरूरत है। जैसे कि कुछ साइबर लॉयर्स, हम लोग कुछ केसेस में हमने लॉयर्स को लिया, लॉयर्स को हमने बोला कि आप सर्वाइवर के बिहाफ पे केस करें। और हर स्टेट में एक अगर बात करें स्टेट लेवल पे एक एजुकेटिंग ऑफिसर होता है, जो कि आईटी सेक्रेटरी होता है। आईटी सेक्रेटरी उसको केस को हियर करके उसमें अपना जजमेंट देता है। तो बहुत लोग के पैसे वापस भी लौटे यहाँ पे। तो इस तरह का इकोसिस्टम क्रिएट करने की जरूरत है कि एक तो फ्रॉड हो गया, फ्रॉड से बचाना बहुत जरूरी है। और अगर किसी के साथ फ्रॉड हो गया तो उसका जो पैसा जितना गया है, पैसे बर्बाद हुए, तो उस पैसे को लौटाया कैसे जाए, वो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब इस मुहिम में हम क्या करते हैं कि साइबर पीस, हमारे पास लिमिटेड टीम है, लिमिटेड लोग हैं। हम जैसे अभी ISRN के साथ हमने कोलैबोरेट किया, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स करें और एक नेटवर्क क्रिएट करें एनजीओज का, अवेयर एनजीओज का, अवेयर इंस्टीट्यूशंस का, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का, ताकि हम कम्युनिटी में फर्स्ट रिस्पॉन्डर पैदा करें। जितने फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहेंगे, जैसे आप मान ले सिंपल एग्जांपल, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, अगर वो हम और एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो हम बोलते हैं, हम ह्यूमन फायरवॉल तैयार कर रहे हैं। अब ह्यूमन फायरवॉल ये है कि अगर आप अपने कम्युनिटी में, अगर आपको मालूम है कि एक बंदा जो कि उसको साइबर सेवी है और उसको मालूम है कल को मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं उसके पास जाऊंगा, चाहे वो आपने बोला था जैसे ग्रैंड पेरेंट्स के केसेस में, चाहे आप MSMEs की बात करें, उनको ये नेटवर्क अवेलेबल कराना बहुत जरूरत है, ताकि कभी कल को उनके साथ कुछ गलत हो तो वो एक आदमी, एक इंडिविजुअल या एक इंस्टीट्यूशन को मालूम है जिसके पास वो जा सकते हैं मदद करने के लिए। तो यही हमारी मुहिम है फर्स्ट रिस्पॉन्डर की, कि पूरे भारतवर्ष में ये हर एक लेवल पे, और नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर तक, मतलब बॉटम्स अप एंड टॉप डाउन, ये करने की जाए। चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, और हमारे यहाँ अगर बात करें आंगनवाड़ी वर्कर भी जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। कोशिश है कि सरपंच लेवल पे भी हम लोग उसको करें। तो इसका पूरा प्लान फ्रेमवर्क रेडी कर रहे हैं, और इसी मुहिम में हम ISRN के साथ और ऐसे और भी संस्थाओं के साथ कोलैबोरेट करके ये नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बात आपकी बात से निकल के आ रही है कि साइबर पीस फाउंडेशन स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को साइबर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी में अवेयर किया जा सके। एक एफर्ट ये है, बट अगर एक कॉमन मैन को हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे बात करते हैं कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन ट्रैप पीपल fall into and what really goes on behind the scene once you click the malicious link? तो इसमें the answer is simple. Our answer is कि there are no free lunches. Okay. And we get into the free lunches. Yes. तो जो पहले किसी ने बोला सोच समझ के बोला होगा, और वो अप्लाई फ्री का कुछ अच्छा नहीं होता, फ्री का कुछ भी नहीं है। और फ्री अगर कोई चीज दे रहा है तो जरूर कोई ना कोई उसके पीछे ऑब्जेक्टिव है, या आपसे कुछ एक्सट्रैक्ट करना है। राइट। एंड प्रॉब्ली यू माइट बी द सब्जेक्ट फॉर दैट इंडिविजुअल कि आपसे एक्सट्रैक्ट करें। तो इसलिए डोंट गो फॉर फ्री, डोंट गो फॉर कैची एंड अट्रैक्टिव ऑफर्स। लाइक आपको मिल रहा है आईफोन से, अभी अब नया आईफोन लॉन्च हो रहा है इस सितंबर में, तो आपको सडनली एक ऑफर आएगा कि आईफोन 5999 स्पेशल फ्लैश सेल में। अगर इस तरह के ऑफर, या कोई आपको घर दे रहा होगा, या कोई ट्रैक्टर आपको दे रहा होगा मे बी 100% लोन पे, तो इस तरह के ट्रैप्स होते हैं। और ये क्रिमिनल क्या करते हैं, एकदम प्रॉपर साइकोलॉजी समझते हैं लोगों का, जिस भी कम्युनिटी में जहां भी ट्रैक्ट की, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। किसी के लिए घर इंपॉर्टेंट होगा, किसी के लिए ट्रैक्टर इंपॉर्टेंट होगा, किसी के लिए मोबाइल फोन इंपॉर्टेंट होगा। तो प्रॉपर स्टडी करके तब वो कैंपेन लॉन्च करते हैं। तो इसके चक्कर में ना फंसे। और दूसरा चीज क्या है कि कभी भी हमने देखा कि स्कैम 3 फॉर्म में होता है। एक तो आपको बहुत डराया जाएगा, आपको सडनली कॉल आएगा, बोलेगा KYC हम एयरटेल से बोल रहे हैं या कोई बैंक से बोल रहे हैं,
आपका केवाईसी ड्यू है, अगर आप केवाईसी अभी नहीं करेंगे आपका फोन बंद हो जाएगा, आपका खाता बंद हो जाएगा, आपका इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर हो जाएगा। ये डर वाला है। राइट। तो जब डर कोई पैदा करे तब आप थोड़ा पॉज ले लें अपने लाइफ में और उसको रिफ्लेक्ट करें। आप जो भी इंस्टीट्यूशन है, नहीं होता तो आप इंस्टीट्यूशन को जाके फोन करें कि आपकी तरफ से एक कॉल आया है, तो उसको वेरीफाई करें। तो सजग रहने की जरूरत है, आपने जो कहा। और सबसे जरूरी बात जो याद रखने की है आप सब दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मेजर विनीत ने कही कि फ्री का कुछ भी नहीं होता। तो अगर आपको फ्री का कुछ भी मिल रहा है तो आप मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं मैलिशियस है, वो कहीं डाउटफुल है और उसके थ्रू आपको कुछ मिलेगा नहीं बल्कि बहुत कुछ चला जाएगा। तो अगर हम कहें कि स्टोरी ऑफ द, अगर इसका क्रक्स जो है वो ये है कि कहीं पर भी कोई भी लिंक आ रहा है या कोई फोन आ रहा है या और भी किसी तरीके से अगर कोई आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि और बेनिफिट देने की बात कर रहा है, तो आप सजग हो जाइए। वो आपका हितैषी नहीं बल्कि वो लुटेरा है जो आपको लूट के ले जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। मैंने बोले थे 3 प्रकार। तो पहला प्रकार मैंने डर बताया, दूसरा प्रकार मैंने आपको बता दी एक लुभावने ऑफर्स, अट्रैक्टिव ऑफर्स, आईफोन, वॉट एवर इट कुड बी, कार, 4-व्हीलर एंड 100% लोन या फिर इन सर्टेन अमाउंट। तीसरा इज रोमांस स्कैम। ये 3 प्रकार पे ही आप समझिए कि सारा ये स्कैम का। इसमें आपकी बात में बहुत अच्छा आपने 3 चीजें कही। पहला डर, एक बार रिपीट करते हैं जो लोगों को याद हो जाए। पहला डर, दूसरा ऑफर और थर्ड वन रोमांस स्कैम, कि आपसे कोई दोस्ती करने के लिए, मतलब मतलब आपके पास कोई आने की कोशिश अगर करता है किसी भी तरीके से, बिल्कुल, तो वो भी है। तो इन 3 चीजें मेजर है और इन्हीं 3 चीजों में ये अगर आप पूरे डिजिटल फ्रॉड को देखेंगे तो इन्हीं 3 के आसपास आपको नॉमिक्लेचर सुनने में मिलेंगे। जैसे आपने कहा डर वाला जो है वो डिजिटल अरेस्ट के नाम से आजकल आप सुन रहे होंगे, बिल्कुल, जो रेगुलर हमें आ रहा है। आज भी मैं न्यूज़पेपर देख रहा था तो कोई पर्सन है, रिटायर्ड पर्सन, जिनको आर्मी से रिटायर्ड हैं वो, और उनको डिजिटल अरेस्ट करके करीब मोर देन 1.5 CR उनसे ठगा है, मतलब उनसे फ्रॉड किया है। तो इस तरह के केसेस एक ये है। दूसरा अगर हम बात करें तो जो फ्रॉड का एक इसमें अगर परसेंटेज देखते हैं तो शायद 65%, अगर मैं गलत हूं तो आप ठीक करिएगा, कि ऐसा दिखता है फाइनेंशियल फ्रॉड का। और जो आपने एक बात की कि एक्सटॉर्शन वाला जो है जिसमें कंप्रेस्ड कर रहे हैं, वो उसके भी नंबर्स बहुत अच्छे नंबर हैं जहां पर वो कर रहे हैं। तीसरा जो एक बहुत संवेदनशील और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी तरफ अभी ध्यान नहीं जा रहा है, रिपोर्ट केसेस भी रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, इसलिए उसका डेटा भी अगर आप देखेंगे तो केवल 5.2% अभी तक रिपोर्टिंग है, वो है सेक्सुअल एब्यूज या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की अगर बात करें तो वो बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसमें लोग तरह तरीके से लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं या ब्लैकमेल कर रहे हैं। और एक एरिया है इन सब के अलावा जो 3 मेजर विनीत ने बातें कही उन सब से जुड़ा हुआ, जो आपको सुनने में आता होगा कि जैसे काफी लोग डिस्पैरेट हैं, एंगर है, पर्सनल रिवेंज है, प्लस टेररिस्ट एक्टिविटीज भी इन सब के अंदर कवर होती है। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल एक जो टाइप ऑफ साइबर फ्रॉड है या साइबर एंटी साइबर एक्टिविटीज हैं वो इस तरह की हैं। बिल्कुल, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे कुछ तरह के स्कैम्स हमने मेजर कवर कर लिया, लेकिन जैसे इन्वेस्टमेंट स्कैम बहुत ज्यादा चला हुआ है कि आपको, और इसमें क्या होता है कि AI का यूज करके, डीप फेक का यूज करके, राइट, डीप फेक जनरेटेड वीडियो आएगा। डीप फेक में हो सकता है हमारे प्राइम मिनिस्टर के नाम पे उनका वीडियो आ जाए और वो उसमें आपको रिडायरेक्ट करें इन्वेस्टमेंट स्कैम। जैसे निर्मला सीतारमण जी के साथ कुछ दिन पहले आपने हुआ था, सुना होगा, तो उनके साथ हुआ। TCI की जो ये है ना, जो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, क्या नाम है उनका, हम लोग भूल रहे हैं, सुधा मूर्ति जी। तो सुधा मूर्ति जी का एक वीडियो TCI की स्कीम के नाम से बहुत डीप फेक वीडियो था और बहुत ये वायरल हुआ। बिल्कुल सब, तो ये अभी बहुत कॉमन AI के आने से। देखिए अभी क्या है, पैटर्न शिफ्ट है। पहले क्या हमारे लिए स्कैमर्स को हम बताते थे कि आपको मेल आता है, आप ध्यान से मेल को पढ़ें, और मेल को पढ़ने से कि उसमें अंग्रेजी की गड़बड़ी होगी या कुछ ऐसा होगा जिससे आपको पता चल जाए कि नहीं ये बैंक ऐसा नहीं कर सकता है। बट AI के आने से ये पूरा डायमेंशन बदल चुका है, और इसमें अब इसमें AI जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन, AI जनरेटेड फेक न्यूज,
AI जनरेटेड स्कैम्स, डीप फेक, ये एक नया अभी प्रकार, जो कि अभी का अगर बात करें, अगर करंट ट्रेंड की बात करें, तो इस तरह की चीजें हैं जो कि लोगों को ज्यादा इंपैक्ट कर रही है। और जितने भी कैंपेन हैं, आज अगर बात करें, जामतारा हम बदनाम है, बहुत फेमस है, फेमस है, लेकिन और अब तो दिल्ली के पास, NCR के पास मेवात एरिया, मेवात, नू, ये सब रीजन्स में इतने ये बढ़ रहे हैं, और हर कोई जितना भी AI का मिसयूज कर रहा है। मिसयूज, पॉजिटिव यूज तो हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम जो साइबर क्राइम की चर्चा कर रहे हैं, तो उसका मिसयूज जो है, ये क्रिमिनल नेटवर्क बहुत ज्यादा कर रहे हैं। क्रिमिनल भी एडवांस हो रहे हैं, जैसे कि लिंक, बाकी तरीके वही हैं, लेकिन मान लीजिए आपको एक लिंक जाएगा, लिंक में आपको कहा जाएगा कि आपका ये KYC का लिंक है। जैसे आपने लिंक पे क्लिक किया, आपका फोन हो जाएगा हैक। और उसके बाद अगर आपने नहीं भी OTP दिया, ये जानकारी नहीं भी दी, तो आपका फोन में वो, आप समझे, वायरस है जो फोन में बैठा रहेगा। फोन का आपका कैमरा रिमोटली कंट्रोल करेगा, आपका माइक्रोफोन रिमोटली कंट्रोल करेगा, आपके सारे मैसेज, इवन व्हाट्सएप मैसेज, सब कुछ पढ़ेगा, और OTP हर चीज, बैंकिंग है, सब कुछ एक्सेस कर लेगा। तो एक सिंगल चीज भी है ना, वो आपके लिए रिस्की हो सकता है, कि जैसे कि एक लिंक, हाँ। तो उसको आप हल्के में ना लें कि आपने क्लिक कर दिया, आपको पूरा लाइफ आज एक फोन के अंदर चल रहा है। बिल्कुल। तो एकदम आपने ठीक कहा कि जितना इंटरनेट एक्सेस बढ़ रहा है, उतना ही क्राइम भी बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है, नई नई चीजें आ रही हैं। तो मेरा अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि AI को तो अभी सब ज्यादातर जो एजुकेटेड पॉपुलेशन है या अर्बन बेस्ड पॉपुलेशन है, इवन B and C ग्रेड सिटीज में भी लोग AI यूज कर रहे हैं। तो क्या AI को यूज करते हुए मेजर्स, डूज एंड डोंट्स क्या हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स हैं जो लेने चाहिए? AI जो है, अभी बहुत सारे, भारत सरकार भी अभी AI लिटरेसी कैंपेन्स और AI सेफ्टी पे एक मेजर फोकस है जो कि किया जा रहा है। पहली बात है कि बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको ऐप स्टोर में भी मिलेंगे। पहले तो राइट सिलेक्शन ऑफ टूल इंपॉर्टेंट है। ChatGPT देख लें, आम जनता के लिए ChatGPT या AI वही लोग जानते हैं मैक्सिमम, बट ChatGPT के भी बहुत सारे फेक एप्लीकेशन किए जा रहे हैं। तो पहले तो आपको जानना है कि कौन से जेन्युइन एप्लीकेशन है, कौन से फेक तो सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। तो अगर मान लीजिए जैसे एक आम आदमी गूगल सर्च करता है, ChatGPT आया, अभी वो कैसे जानेगा कि ये ओरिजिनल ChatGPT वेबसाइट है या नहीं? पहली बार मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गूगल सर्च से जाएं। गूगल सर्च रिस्की हो सकता है, क्योंकि स्कैमर्स फेक एडवर्टीजमेंट्स भी चलाते हैं। तो उसमें क्या है कि स्पॉन्सर्ड एड्स पहले आपको दिख जाए, गलती से आप उस पर क्लिक कर दिए, पता चला वो फेक साइट पे आप चले गए। मेरा सजेशन होगा, अगर आपको ChatGPT जाना है, अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं या iOS यूजर हैं, आप ऐप स्टोर के थ्रू जाइए, और ऐप स्टोर के थ्रू आप सर्च करेंगे तो उसमें ऐप स्टोर में आपको दिख जाएगा, और कंपनी का भी लिखा है कि OpenAI का ये एप्लीकेशन है, और आपका एंड्रॉयड में आपको ग्रीन टिक भी दिखेगा। दैट मीन्स इट्स अ प्ले प्रोटेक्ट वेरीफाइड एप्लीकेशन। तो इस तरह के फीचर हैं, तो आप वहां पे जाएं, डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद भी इवन जेन्युइन एप्स हैं, तो आप अपना लाइफ को पूरा जग जाहिर नहीं करते इसे टूल्स में। जैसे आप OpenAI की बात करें, ChatGPT की बात करें, तो आपका कन्वर्सेशंस से वो अपने मॉडल को ट्रेन कर रहा है। अगर आप अपनी सारी निजी जानकारियां आप ChatGPT को दे रहे हैं, अपना पासपोर्ट नंबर, अपना हाउस नंबर, लेटर ड्राफ्ट करने के, ये करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप अपना डेटा शेयर कर रहे हैं, अनजाने में शेयर कर रहे हैं, जो कि आपको कल को उस डेटा का मिसयूज हो सकता है। तो बेसिक में सावधानी एक है कि जेन्युइन ऐप यूज करें। दूसरा, जेन्युइन ऐप यूज करने पे भी आप मेक श्योर कि आप लिमिटेड इंफॉर्मेशन शेयर करें, ना कि अपना लाइफ का सारा इंफॉर्मेशन शेयर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आजकल AI के आने से बहुत सारे लोग, ऑफिस वर्किंग या नॉन वर्किंग दोनों सेक्टर में लोग बहुत सारी चीजें बनाने के लिए AI से क्वेश्चन फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जैसा आपने कहा कि पासपोर्ट नंबर है या और जो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कुछ भी AI किसी भी ऐप के थ्रू अगर आप कुछ उससे कमांड ले रहे हैं, तो वो उसमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को अवॉइड करें, क्योंकि वो तो आप एक बार जो भी आपने प्रॉम्प्ट डाला है उसके अगेंस्ट जो आंसर आ रहा है, उसको आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन बाद में भी ठीक कर सकते हैं। तो वो एक शायद आपका कहने का मतलब यही है ना, मैं ये सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। मतलब उसमें आपके जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन और वो सब आपको मतलब मेरा ये सजेशन हो कि आप उसको यूज ना करें, और पर्सनल डेटा का आप यूज कहीं भी उसमें नहीं करें, क्योंकि आपके अनजाने में, जैसे बहुत सारे कंपनीज और स्टार्टअप्स की बात करें
या एनजीओज की ही बात करें, अब एनजीओज भी अपने एक प्रॉपर उनको डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना है, इंफॉर्मेशन का, तो अपनी बहुत सारी जानकारियां वो डाल देते हैं, पर्सनली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो पीआईआई, पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, पीआईआई बात करें या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की बात करें, तो आप उसको चैट जीपीटी को अगर फीड कर देते हैं या किसी भी एआई टूल को फीड कर देते हैं, तो फिर आप समझिए कि वो आपके कंट्रोल में नहीं रह जाता, वो इंफॉर्मेशन फिर आगे फर्दर, क्योंकि वो पूरा उसमें मॉडल ट्रेन होता है, तो वो मॉडल का कोई भी यूज करके कर इसी में एक और छोटा सा सवाल है, फिर हम अगले सवाल की तरफ जाएंगे कि एआई अभी आ गया है, आप रोक नहीं सकते उसे, और फोन में भी बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो एआई जनरेटेड हैं, तो हमें एआई के साथ कॉन्फ़िगर करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि फोन की जो इंफॉर्मेशन है, जो प्राइवेसी है, वो लीक ना हो और इंफॉर्मेशन कहीं ट्रांसफर ना हो। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं, और सेकंड प्राइवेसी सेटिंग्स भी है, और एआई का सबसे अच्छा एग्जांपल जो 2-3 साल पहले अगर मैं बात करूं, तो डिजिटल असिस्टेंट्स घर घर में कॉमन हो रहे थे, एलेक्साज और उसके फॉर्म में, तो एक तो उसमें जाने की जरूरत है कि आपको प्रिवेसी को कैसे उसमें मैनेज करें। प्रिवेसी मैनेज करने के लिए आपके ऊपर म्यूट बटन है, नहीं तो वो कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन आदान प्रदान होते रहता है, तो उसको आप म्यूट कर दें। दूसरा, ऐप से जाकर के भी आप प्रिवेसी सेटिंग्स उसमें इनेबल कर सकते हैं, चाहे वो आपके आईफोन की बात करें या वॉच की बात करें या कोई भी आप एआई इनेबल्ड डिवाइस की बात करें, तो उसमें प्रिवेसी सेटिंग्स में आप जाकर के उसको देखें कि कम से कम डेटा कैप्चर हो रहा है, और कुछ जो एग्जिस्टिंग डेटा है, कभी कभी आपको लग रहा है कि नहीं कुछ ऐसा डेटा आपका चला गया जो कि नहीं जाना चाहिए था, तो आप उस डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं, तो ऑल दैट फीचर इज देयर। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि मोबाइल के अंदर जो एक सेटिंग के अंदर पर्सनल शेयरिंग का जो ऑप्शन है उसको क्लोज रखें, मतलब अलाउ हर चीज एक्सेस ना करने, हर चीज जो ऐप आपको लगता है कि जिस जरूरी है, जैसे एग्जांपल अगर मैप एक गूगल मैप एक ऐप है, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं, और भी बहुत सारे मैप हो सकते हैं अलग अलग कंपनीज के, तो वहां पर हमें लोकेशन को ऑन रखना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं रखेंगे तो फिर मैनुअली हमें इंटर करना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ ऐप को छोड़कर बाकी सब में आपको लिमिटेड एक्सेस ऑप्शन पे रखना चाहिए। उसमें भी देखिए, आप मैप क्या, आपने जो एग्जांपल दिया, मैप को एक बार कि आप ऑलवेज उसका लोकेशन ऑन रहे, तो आपने बात की, चर्चा की थी गूगल मैप की, तो गूगल मैप में जो लोकेशन एक होता है कि आप लोकेशन जो फॉरएवर एक्सेस करें, वो एक सेटिंग होता है। दूसरा सेटिंग होता है कि जब आप मैप यूज करें तब वो आपका लोकेशन एक्सेस करे, तो आपको सेलेक्टिव करना है कि जब आपको मैप यूज करने की जरूरत पड़े तभी आप लोकेशन का एक्सेस दें। सेम वे जितने भी एआई टूल्स हैं उसमें भी, आप जैसे फोटोग्राफ्स, अगर आप एआई टूल आपने कर दिया और उसको ब्लैंकेट सैंक्शन दे दिया आपने सारे कंटेंट, मोबाइल फोन एंड इवन फोटोग्राफ्स का, तो वो रिस्की हो सकता है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही, ये मुझे मालूम था लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली भूल गया कि गूगल को भी, मैप को भी हमें एक्सेस नहीं देना है, जो आपने कहा ये बहुत वैलिड पॉइंट है। साथ साथ एआई टूल्स को भी, हाँ, एआई टूल भी आपका बहुत सारा डेटा, लोकेशन डेटा, फोटोग्राफ्स, और ये तो उसको लिमिट कर दीजिए कि उसमें सिलेक्टेड फोटोग्राफ्स का एक्सेस एआई टूल को मिले, तो उस तरह के फीचर, प्राइवेसी फीचर्स हैं जिसको आप आईफोन के लेवल पे या एंड्रॉइड के लेवल पे भी आप उसको इनेबल कर सकते हैं। अब मेरा इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है, क्योंकि समय कम है और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो, तो अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो प्री फ्रॉड बात कर रहे थे, प्रिपरेशन से प्रिकॉशंस की बात कर रहे थे। अब अगर फ्रॉड हो गया है, अगर मैं विक्टिम हूं, मेरे साथ फ्रॉड हो गया एज एग्जाम्पल, तो क्या करना चाहिए? ऐसा फर्स्ट 1 2 3 स्टेप्स अगर आप बता पाएंगे दर्शकों को तो वो अच्छा रहेगा। तो मेरा दर्शकों को यही सजेशन है कि पहले तो स्टेप 1 है कि पैनिक ना करें। फ्रॉड हो गया, हर किसी के साथ होता है, तो लोग घबरा जाता है, पहले डर जाता है, तो वो डरे नहीं, पैनिक नहीं करें। जितना भी एविडेंसेस है वो इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको कोई एसएमएस या कोई आपके फोन में ऐप डाउनलोड किया या इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उसको गैदर करें, उसका स्क्रीनशॉट लें, उसका वीडियो बनाएं। अगर आपके आसपास कोई टेक सेवी, जो मैं आपको बता रहा था, ह्यूमन फायरवॉल, कोई हमेशा कोशिश करके अपने नेटवर्क में कोई ऐसे टेक सेवी लोग को रखें, तो साइबर वॉलंटियर या साइबर कमांडो इस तरह के हों जो कि आपको तुरंत बता पाए इन चीजों पे, तो वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर का मदद लें। तो पैनिक नहीं करें। सबसे पहला देंगे, फ्रॉड हर किसी के साथ होता है, हर इंडिविजुअल के साथ होता है, तो आपको ये जानना होगा कि आप कैसे, पहले तो आप उसका एविडेंसेस बना सकते हैं।
जो भी है आपके साथ किसी ने कोई लिंक भेजा हो या ऐप भेजा हो या किसी तरह का भी किया हो, मेल भेजा हो, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसका वीडियो बना लें। फिर एक साइबर फर्स्ट रिस्पॉन्डर या साइबर कमांडो या इस तरह के कोई आपके टेक से भी कोई भी मित्र अगर आपके हैं तो उनका मदद लें। उसके बाद आप रिपोर्ट ज़रूर करें जितना जल्दी से जल्दी। यहाँ पे गोल्डन रूल यहाँ भी अप्लाई करता है कि अगर पैसा निकल गया खाते से या आपका अकाउंट हैक हो गया, तुरंत रिपोर्ट करें। रिपोर्टिंग के लिए गृह मंत्रालय की वेबसाइट cybercrime.gov.in, घर बैठे कहीं से भी आप कर सकते हैं। और 1930 एक बार नंबर है, वहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म में करने की भी ज़रूरत है। जैसे आपका फेसबुक से अगर अकाउंट हैक हुआ, फेसबुक का अकाउंट हुआ है, इंस्टा का अकाउंट हैक हुआ है, तो हर प्लेटफॉर्म में भी आप रिपोर्ट करके प्लेटफॉर्म को भी सूचित कर सकते हैं कि आपके साथ ये हुआ, ताकि वो भी एक्शन लें वहाँ पे। और जैसे ये सब कर दिया, फिर उसके बाद लोकल साइबर पुलिस स्टेशन, अगर पॉसिबल है, क्योंकि ये रिकमेंडेड है कि आप लोकल साइबर पुलिस स्टेशन में भी जाके एक ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज करा दें। तो ये सब चीज़ जितना जल्दी से हो सके, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये ध्यान देने की बात है। आप ऐसे डिले थोड़ा भी नहीं करें। अगर आप अगले दिन भी डिले कर देते हैं, स्कैमर साइबर क्रिमिनल को बहुत टाइम मिल जाता है। आपका जितना अगर मान लीजिए पैसे खाते से निकले, वो सारे पैसे आपके खाते से निकाल लेगा। तो कोशिश करें तुरंत इन्फॉर्म करें, इवन बैंक्स को इन्फॉर्म करें उनके हॉटलाइन नंबर पे, ताकि वो अपने उस आपके अकाउंट को ब्लॉक करें, फ्रीज करें, ताकि कोई पैसा ट्रांजैक्शन नहीं हो पाए। तो बेसिकली ये जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है। करूँगा कि लोगों को जानकारी होनी चाहिए। बहुत अच्छा। कोई इसी से जुड़ा हुआ कोई एक रियल टाइम इंसिडेंट एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे आपने सुना हो और ऐसा आया हो? बिल्कुल, अभी हाल-फिलहाल के केस जो अभी हम लोग भी काम कर रहे हैं, ये फ़ौज के एक जवान के साथ हुआ। उसको इनफैक्ट वो अपना घर बनाने के लिए उसने हाउसिंग लोन लिया था। टाइम बहुत गलत हो गया उसके साथ। हाउसिंग लोन के पैसे उसके खाते में आए हुए थे और तभी एक कॉल जाता है कि बोलता है कि आप अपने पैसे को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो आपके एक अच्छा ऑफ़र दे रही है। आप स्टॉक्स में आपके पैसे लगेंगे और आपको हाई यील्ड देगा। अगेन वही चीज़ है और इस तरह के अट्रैक्टिव ऑफ़र। तो उसने कुछ पैसा लगाया, कुछ पैसे को उसने डबल करके दे दिया, 5,000 का 10,000 करके दे ओके, फर्स्ट दिया। अट्रैक्शन। तो ये कि कॉन्फिडेंस जीतने की कोशिश की हम्म, जाती है पहले। तो आपको 1-2 बार करके पैसे आपके खाते में आ भी गए। फिर उसके बाद बोला कि अब एक और थोड़ा बड़ा पैसा लगाएँ, 5,000 से 50,000, तो उसने फिर 50,000 लगाए। 50,000 के बाद फिर बोला कि नहीं, आप सीधे जंप कर दिया होगा कि आपको 10 लाख लगाना होगा। 10 लाख का 20 लाख, तो ऐसे करके उसके साथ बहुत सारे ट्रांज़ैक्शन हुए और जिससे उसे पैसे निकल गए। तो ये एक मेजर केस था और अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि उसने जितना हाउसिंग लोन के लिए पैसे दिए थे, सारे पैसे उसने गँवा दिए। और गलती क्या है उसने की कि 2 दिन के बाद वो फिर उसने वो वही तब तक सारी चीजें निकल जाए। पैसे, ये इनका नेटवर्क बना रहता है, पैसे अलग-अलग कंट्री के अलग-अलग कोने से पैसे निकल गए, एटीएम के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से पैसे का ट्रांज़ैक्शन हो गया और उसके बाद रिकवरी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो दूसरा केस अगेन जो बहुत कॉमन है और कॉमन आज के दिन में बहुत कॉमन है, ये जॉब ऑफ़र्स का। हम्म, आप जॉब ऑफ़र से बहुत ही आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको हो सकता है कोई कंपनी जॉब ऑफ़र आपको 1 लाख, 5 लाख रुपए महीने की भी दे रही हो, लेकिन वो बहुत बार देखा गया कि ट्रैप है, जेन्युइन कंपनीज़ नहीं रहती हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको फ़ेसबुक के माध्यम से एक मैसेज या माध्यम, फ़ेसबुक हो, इंस्टा हो, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म है, स्नैपचैट जो भी आप यूज़ कर रहे हो, मैसेज आपको जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। मैसेज जाएगा और आपको बोलेगा आपका सिलेक्शन हुआ है, आपको कंबोडिया में आपको जॉब मिल रहा है और कंबोडिया में ये आपको डिटेल्स भरिए, आपको बाकायदा टिकट्स भी मिल जाएँगे, सब कुछ हो जाएगा और आप यहाँ से फ़्लाइट लेके जैसे ही आप कंबोडिया लैंड करेंगे, लैंड करने के बाद आपका पासपोर्ट हो जाएगा जब्त और आपको बैठा दीजिएगा स्कैम सेंटर के अंदर। वहाँ पे ये टिपिकल केस है साइबर स्लेवरी का। लोग शिपर जो फँस जाते हैं, उनके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है और डेली उनका टारगेट दिया जाता है कि आपको, जैसे आप ठगे गए हैं, अब आपका काम है बाकियों को ठगना। बैठ करके, और उनका अलग-अलग सेल बनाया हुआ है और वो जनरली कंट्री का मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे नेबरिंग कंट्री के कुछ लोग हैं, जो कि वहाँ पे वो बैठ के पूरा मैनेज करते हैं। कैसीनोज़ हैं जो बंद पड़े हुए थे, उस कैसीनोज़ को इन्होंने स्कैम सेंटर का रूप दे दिया। ओके। और वहाँ से उनका काम है डेली से 50 कॉल कराना पर इंडिविजुअल और 50 में से 10 लोग ठगे जाते हैं। साथ ही साथ अगर कोई अचीव नहीं कर पा रहा है अपना टारगेट, तो उनको मारा-पीटा भी जाता है। ओह माय गॉड। साथ ही साथ उनको ये भी कहा जाता है कि अगर आपको
किसी को अगर आप डायरेक्ट पैसा अगर इस तरीके से नहीं निकाल पा रहे हो तो आप कोशिश करें सेक्सटॉर्शन जैसे स्कैम करने के लिए, ताकि आप वीडियो कॉल करिए, वीडियो कॉल पे कपड़े उतार दीजिए और उसके बाद वीडियो बना लीजिए, उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कीजिए। तो इस तरह के अलग अलग एमओ का यूज़ कर रहे हैं और ये पूरी केस जो है ना, पहले म्यांमार में हुआ था, कंबोडिया, अलग अलग जगह कंट्रीज में हो रहा है। स्कैम सेंटर्स बना हुआ है और वहाँ से स्कैम किया जा रहा है। बल्कि कुछ स्कैम सेंटर्स इंडिया में भी हैं, जो कि अभी इंटरपोल और सीबीआई और हमारे इंस्टीट्यूशन आई4सी जैसे इंस्टीट्यूशन मिलकर बहुत सारे सेंटर्स को बंद किया गया है। बट ये बहुत बड़ा नेक्सस है, लोग का जीवन बर्बाद हो जाता है, तो इसलिए सोच समझ करके किसी ऑफर को हाँ करें, नहीं तो आपकी मतलब जान पे भी बन सकती है। आप इतनी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं तो एक और छोटा सा बता दीजिए। आजकल बहुत फेमस है डिजिटल अरेस्ट, जो हमने पहले भी टच किया, वो क्या है और उससे कैसे बच सकते हैं? डिजिटल अरेस्ट सिंपल एक चीज़ है कि पहले तो कोई इस वर्ड डिजिटल अरेस्ट कोई बोलता है आपको, तो आप उसी समय कॉल काट दीजिए, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट नाम पे कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नहीं चाहे प्रोविजन नहीं होता। कोई भी जेन्युइन एजेंसी होगी, चाहे वो पुलिस, स्टेट पुलिस एजेंसी होगी या सीबीआई होगी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होगा, कोई भी, या कोई जज जुडिशरी से, वो कभी भी इस तरह से आपको रीच आउट नहीं करेगा। तो होता क्या है, जनरली आपको वही डर वाला एंगल है यहाँ पे, सेगमेंट, यहाँ पे डर सेगमेंट काम करता है। यहाँ पे बोलेगा कि आपका जो इंटरनेट है, आपके इंटरनेट से कुछ गलत करते हुए आपको पाया गया है और ये चिट्ठी जारी है आई4सी की तरफ से या सीबीआई की तरफ से, और अभी आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, जहाँ पे आपको लाइव स्क्रीन पे आपसे क्वेश्चन आंसर किया जाएगा और आपको केस को रफा दफा करने के लिए आपको कहा जाएगा कि एक्स ट्रांजैक्शन कर दो। ये चीज़ आप जानिए कि आपने एक ट्रांजैक्शन किया, चीज़ें वहाँ नहीं रुकेगी, आपको मल्टीपल आपको ट्रांजैक्शन लोग करने में मजबूर कर देंगे और आप अपने कैमरा को स्विच ऑफ भी नहीं कर सकते हैं। आपको स्क्रीन के सामने रहना है, जैसे आप अरेस्ट, पुलिस ने आप अरेस्ट किया हुआ है, आप हिल भी नहीं सकते, आप वॉशरूम भी जा रहे हैं तो आपको उनके प्रेजेंस में आपको जाना होगा, ताकि वो आपकी सारी गतिविधि को दे रहे हैं। तो ये डिजिटल अरेस्ट का मामला है, जहाँ पे ना कि बहुत सारे लोग हैं जो उतना लेवल ऑफ लिटरेसी नहीं है, तो वो भी फंस रहे हैं, और कुछ कुछ पढ़े लिखे जानकार ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस ऑफिसर भी हैं जो शिकार हो रहे हैं। शिकार हुए हैं, जजेस हैं जो शिकार। तो आपने जो वो 3 बातें बताई थी, उसमें पहला जो डर है वो यही है। तो डिजिटल अरेस्ट में डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह के कॉल आते हैं तो आप इमीडिएटली कट करिए और उसकी रिपोर्ट 1930 पे करिए। बिल्कुल, अब बकायदा एआई टूल के माध्यम से आपको चिट्ठी भी दिखा देंगे वो। हुँ। तो कोई भी ऐसे लेटर्स, वीडियोस, कंटेंट का एकदम भरोसा ना। एक लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का। व्हाट कॉमन मिथ्स अबाउट साइबर सिक्योरिटी शुड बी स्टॉप बिलीविंग? अगर मैं मिथ्स की बात करूं तो देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कॉमन मिथ है कि आप अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में एंटीवायरस डालिए तो आपका कंप्यूटर पुलिस है। सेफ हो गया। It's not about antivirus, it's about humans also. पहले, how do you securely configure your antivirus? Whether you are updating antivirus on a regular basis or not, that is also one thing. Secondly, you need to install a lot of other stuff. Install in the sense, we talk about cyber hygiene. So you need to implement a lot of cyber hygiene, like for example, enabling two-factor authentication, making sure that all your operating systems, your applications are up to date on a regular basis. तो वो होने की ज़रूरत है। अगर आप एंड्रॉयड या एप्पल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो एंड्रॉयड एप्पल फ़ोन को भी रेगुलरली उसके फर्मवेयर को अपडेट करना ज़रूरी है। तो आप उसको आपको देखना है। साथ ही साथ जो भी कोई लिंक्स आ रहे हैं या कोई मैसेजेस आ रहे हैं, हो सकता है कुछ मैसेज के फॉर्म में आए, कुछ व्हाट्सएप के फॉर्म में आए, कुछ ईमेल के माध्यम से, तो कहीं से भी आ रहे हैं, तो अननोन लिंक्स, मैसेजेस फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, कभी उस पर क्लिक ना करें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल होना चाहिए। इंटरनेट सिक्योरिटी एप्लीकेशन लगाना है, तो इंटरनेट सिर्फ एंटीवायरस से नहीं चलेगा। आज फ़ोन के अंदर भी आपको इंटरनेट सिक्योरिटी एप्लीकेशन की ज़रूरत है, जो कि एंटीवायरस भी रहता है, साथ में फायरवॉल भी रहता है, ताकि कोई बाहर से आपको हैक करने की कोशिश करे, उसको भी रोका जा सके। तो ये सब कुछ चंद चीज़ें हैं जो कि लोगों को पता होनी चाहिए। पासवर्ड थोड़ा लंबा होना चाहिए। पासवर्ड आपका छोटा पासवर्ड अगर रहा तो इट कैन बी क्रैक्ड इजीली, और पासवर्ड को भी कोशिश करें कि टाइम एंड फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहें। मैं ये नहीं बोला कि महीना हुँ। में आप चेंज करें, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बट 2-3 महीना में आप कोशिश करें, प्रैक्टिस है, क्योंकि बहुत बार होता क्या है कि आपका पासवर्ड किसी, मान लीजिए कोई एक प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे थे, हैक हो गया, तो आपका पासवर्ड लीक हो गया, हुँ। तो हम स्कैमर को पता चल गया कि आपका पासवर्ड क्या है,
और अगर आपका ये प्रैक्टिस है कि एक पासवर्ड सब अकाउंट के लिए, तो आप समझिए आपका सारे एक साथ सर क्या ट्रू। तो ये बहुत सिंपलेस्ट हैबिट्स हैं जो आपने बताई, जो एवरीडे लोग कोई भी कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इसी में एक चीज़ और जोड़ दीजिए तो मेरा सवाल जो है वो पूरा हो जाएगा कि अभी जैसे मैंने कहा पहले कि सीनियर सिटीज़न एक वल्नरेबल सेक्शन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, और हर घर में अब रिटायर्ड लोग हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं आफ्टर द वर्किंग। तो उनको कैसे सेव किया जा सकता है? फैमिली का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है? या अगर वो इंटरनेट और लैपटॉप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो क्या कैसे उनको सेफ रखा जाए? बिल्कुल। एक बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। मैं कोई प्रोडक्ट को यहाँ प्रमोट नहीं करना चाहूँगा इस शो पे, बट गूगल का एक प्रोडक्ट है और उस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि आपको मिल जाएँगे, जो कि पैरेंटल कंट्रोल का काम ओके। करता है। पैरेंटल कंट्रोल में क्या है कि आपका बच्चा, अब आजकल एक कॉमन नॉर्म बन गया है कि बच्चा आजकल पेरेंट्स फ़ोन देते हैं बच्चे को, बच्चे की सारी चीज़ फ़ोन पे ही चलती है, चाहे कार्टून देख रहा हो या आजकल हाँ, वो कोविड के बाद तो पूरा फ़ोन पे आ गए सब बच्चे। तो लेकिन आप ऑफिस में हैं, बच्चा फ़ोन घर पे क्या कर रहा है, किस लिंक पे जा रहा है, और अब बच्चे की बात करें तो अगर आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो वो अगर कुछ कर रहे हैं और उनको उतनी नॉलेज नहीं है कि क्या चीज़ है, क्या चीज़, तो आप पैरेंटल कंट्रोल इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर वो किसी तरह का मैलिशियस लिंक या किसी भी ऐसे कंटेंट पे क्लिक करें तो आपको अलर्ट तुरंत हो जाएगा वहाँ पे, या किसी से ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसे उनको नहीं बात करनी चाहिए, तो आपको अलर्ट आ जाएगा। तो गूगल का Right. फैमिली लिंक्स एक है जो फ्री एप्लीकेशन। इसके अलावा बहुत सारे अदर भी एप्लीकेशंस हैं जो कि अवेलेबल है, तो उस तरह के एप्लीकेशन को आपको यूज़ करना चाहिए वहाँ पे। और भी इनफैक्ट जो भी एंड यूज़र के लेवल पे हैं, बच्चों के लेवल पे हैं, तो उनको एक-एक छोटी-छोटी जानकारी उनको देनी बहुत ज़रूरी है। जैसे सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया पे बच्चे आजकल क्या पूरा लाइफ़ सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि और ये अगेन एक नॉर्म बना हुआ है कि अगर कहीं भी गए, सिनेमा हॉल गए या अगर घर में रोटी भी खा रहे हैं तो उसका फ़ोटो लेके और उसको पोस्ट करेंगे कि हैविंग चपाती एट माय होम, आई एम वाचिंग मूवीज़ विद माय फ्रेंड्स एट से यस। फन सिनेमा और व्हाटएवर। वो जो स्टेटस है शेयरिंग। बिल्कुल, लेकिन ये जानने की ज़रूरत है कि आजकल क्रिमिनल भी आपके इसी को स्टेटस को फ़ॉलो करते वही हैं। स्टेटस को फेक अकाउंट बना के आपको फॉलो करे रहेंगे। तो अगर आप कहीं सिनेमा हॉल में गए हैं, उनको मालूम है कि घर में कोई नहीं है और घर में चोरी हो सकती है, या फिर अगर किसी को किडनैप करना है, तो उसको मालूम है कि इस समय शो इतने बजे खत्म होगा, वो चुपचाप, और इनसे ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है, ये हो चुका है। राइट। तो उन केसेस की बात करें, चाहे आप वेकेशन पे चले गए गोवा या कहीं पे तीर्थस्थल चले गए कहीं घूमने, इस तरह के फ़ोटोग्राफ्स और कंटेंट को डालना, यानी समझिए कि आप खुलेआम आप अनाउंस कर रहे हैं कि सही है। टेरिटरी खुला है, जो करना है कल को। बहुत अच्छी बात आपने कही, और जो छोटे-छोटे टिप्स आपने बताए मुझे उम्मीद है कि आप सबके लिए ये आगे काम आएँगे। एक मुझे इससे आइडिया आ रहा है मुझे विनीत कि क्या मतलब मैं आईएसआरएन की तरफ से और साइबर पीस फाउंडेशन की तरफ से ये कहना चाहूँगा विद योर परमिशन कि हमें एक अपील समाज में करनी चाहिए कि आज जो सीनियर सिटीज़न है उसको क्या फैमिली के लोग एटलीस्ट फ़ोन जब दिला रहे हैं या उनके पास फ़ोन है, तो उनके साथ बैठें और उनको फ़ोन चलाना, उनमें जो टेक्निकल चीज़ें हैं, सेफ्टी जो फ़ीचर्स हैं, उनको ज़रूर उनको बताएँ। तो इसी बहाने मुझे लगता है कि अपने ग्रैंडपा या ग्रैंडमदर के साथ थोड़ा टाइम भी फैमिली एक्सपेंड करेगी, और वो टाइम भी प्रोडक्टिव हो सकता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक कैंपेन हम लोगों को करना चाहिए कि हाँ, कि मतलब एटलीस्ट हर हम फैमिली से रिक्वेस्ट करते हैं, और मैं अपने पॉडकास्ट के माध्यम से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब अपने-अपने जो घर में सीनियर सिटीज़न्स हैं, आपके नियर एंड डियर हैं, उनको ज़रूर उनके साथ थोड़ा टाइम एक्सपेंड करिए। ये टाइम एक्सपेंड करने का मतलब आप अपनी बातें भी कर सकते हैं, और बातों से जुड़ी हुई जो उनकी आवश्यकताएँ हैं, वो भी पूरी करने में आप हेल्प कर सकते हैं। डॉक्टर विनीत, आप कुछ कहना चाहेंगे इससे रिलेटेड, कोई अपील करना चाहें तो? आपने अपील कर दिया, मैं बस उसी को एको करूँगा, और इनफैक्ट और शुरुआत में मैंने ये जो बातें कही थी कि ये एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है, और इसका कोर जो बोलूँगा हार्ट है नेटिज़न्स, यस। और हम लोग हैं, मतलब इंडिविजुअल्स। तो अगर हम लोग अगर अपने घर में एक एम्बेसडर बन सकते हैं, आज जो भी ये शो देख रहे हैं, मैं कहता हूँ कि आप लोग एम्बेसडर बने, और
एक सलमान खान की पिक्चर आई थी, रेडी थी आई थी, जहाँ बोले कि हर एक आदमी 3 लोग को और जागरूक कर Yes. सके, ह्यूमन तो चेन ऑफ अवेयरनेस जो है वो बनाए। बिल्कुल, और इस मैसेज को स्प्रेड करें लोग से, चाहे वो बातचीत के माध्यम से हो या फिर आप जाके अपने कम्युनिटी में आप जाके लोग के, चाहे आप चाय पीने चाहते हैं, आप पान खाने जा रहे हैं, कुछ भी करने जाए, तो उसके साथ भी चर्चा करें और बताएं कि आपको अगर कोई यूपीआई में अगर आपको कोई ओटीपी मांग रहा है पैसे भेजने के लिए, तो वो गलत है। गलत है। तो इस तरह की चीजें, छोटी छोटी चीजें से लोग अवेयर हो सकते हैं। और इन सब विषयों पे चर्चा करें घर में, क्योंकि जितनी चर्चाएं होंगी उतना ज़्यादा लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ेगा और सही नॉलेज भी आएगी। अब हम अपने सेकंड राउंड, जो रैपिड फायर राउंड जिसको हम लोग बोलते हैं, रैपिड रिस्पांस राउंड भी है, जहां पर हम क्विकली आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसका आप वन लाइनर आंसर दे सकते हैं, सो दैट हम और एरिया को कवर कर पाएँ। तो लाइक इन दिस पर्टिकुलर राउंड माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, वन डिजिटल हैबिट एवरीवन मस्ट अडॉप्ट इमीडिएटली। You should do responsible sharing rather than sharing everything whatever you get on your network. सोच समझ के शेयर करें। Very nice. Next question. Many people cover their laptop camera, believe that hackers can't see them. But what about our phone selfie camera? It's a very good question. So on the phone selfie camera also today you get a lot of privacy shields. Okay. So आप उस privacy shield को लगा सकते हैं. But the point to be noted is you still need to secure your phone, like from any links, malware links and content that you. But ये क्या सही है कि अगर हम लैपटॉप पे कैमरा को कवर कर रहे हैं तो हम सेफ हैं? किस कैमरा से कोई, जैसे किसी स्कैमर ने या साइबर क्रिमिनल ने आपका फोन हैक कर लिया, तो वो आपका जनरली फ्रंट कैमरा, सेल्फी कैमरा, बैक कैमरा को देखता है उसे हैक। ओके। तो एटलीस्ट ये फ्रंट कैमरा और लैपटॉप पे कैमरा अगर वहाँ पे प्रिवेसी शील्ड लगा हुआ है तो वो देख नहीं पाएगा, बट माइक्रोफोन से सुन तो जरूर पाएगा। तो उसके लिए बेस्ट तरीका है, मुझे लगता है, जो आपने बताया पहले, कि एक्सेस डिसअलाउड करें और अपना कैमरा, माइक, ये सब हमेशा ऑफ रखें। आपको रिव्यू करना होगा। हाँ। पहले तो अननोन कोई ऐप नहीं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कुछ नहीं। अब बाकी ऐप्स भी, अब जो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर रहे हैं उसका रिव्यू कीजिए, परमिशन है जैसे टॉर्च लाइट वाला कैमरा, उसको अभी मैसेज का एक्सेस करने की क्या जरूरत है, या एप्लीकेशन का क्या एक्सेस करने की, राइट। तो वो सब आपको पता है। और ज़्यादातर ऑफ रखें तो अच्छा है। ज़्यादातर ऑफ है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रॉन्गर डिफेंस, password or two-factor authentication or any other as per your experience? I will select any other, और any other में क्या कि 2 factor is minimum I would say। पासवर्ड तो अब इट्स लाइक ओपन बुक, और आज क्वांटम के एरा में तो नॉर्मल पासवर्ड जैसे ये हो जा रहा है, ब्रेक हो जाएगा। मैं कहूँगा कि आजकल का एक हार्डवेयर फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशन आ रहा है। ओके। जैसे गूगल ने इंट्रोड्यूस किया टाइटन, ओके। और यूबीको, अगर आप कोई दूसरा प्लेटफॉर्म जाना तो यूबीको करके एक कंपनी जो कि इस तरह के टोकन्स देती हैं, ताकि अपने फ़ोन पर अगर आप, या आप ईमेल को या सोशल मीडिया को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं। So next question is, I keep hearing people say don't use UPI at night. Hackers are like owl and only work at night. Is this true or false? It's false. I mean, in the sense, I mean, you can use UPI at any time. Okay. So it's 100% safe. It's 100% safe. Or agar hacking is not dependent on night or day. Yes. People hack throughout the day. Right. So next question is it true that hackers can't touch people who still use keypad phone? I'd say partially correct, but not completely. Even those phones can be hacked. Okay. A lot of SIM swapping and different kind of frauds that are there But through that SMS. phone doesn't have any internet facility. But still accessing that phone with the basic content that is possible. Okay. Even if it does not have internet, Okay. but if it has some messages, content, some basic content can also be taken. So saying that it is 100% secure would be a wrong Not. statement. Okay, right. Last question in this particular rapid fire round. If someone is scammed, the first helpline or number they should call? They should call 1930 or they should reach out to cybercrime.gov.in. Oh, very nice. एक बार आप हमारी स्क्रीन पर भी ये देख सकते हैं, जो
मेजर विनीत ने आपको वेबसाइट बताई है और 1930 नंबर तो आप सेव करके रखिए, कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। मेजर विनीत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से, हम लोगों ने 2 राउंड में काफी सब्जेक्ट्स कोशिश किया कवर करने की। अब लास्ट सेगमेंट है ऑडियंस क्वेश्चन। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि जो भी पॉडकास्ट का सब्जेक्ट हम लोग जब फाइनलाइज करते हैं तो उसके जो भी हमारे पास बीच में टाइम होता है तो हम अपने एनजीओ नेटवर्क को, जैसा आप जानते हैं कि ISRN इज अ नेटवर्क ऑफ एसोसिएट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, तो हम सब्जेक्ट को भेजते हैं और उनसे अपील करते हैं कि आप क्वेश्चंस भेजिए। तो ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और फिर उनको फिल्टर करके अपने गेस्ट से हम वो क्वेश्चन उनके सामने रखते हैं। तो आज हमने 4 मेजर क्वेश्चन सेलेक्ट किया है और ये क्वेश्चंस, जो पहला क्वेश्चन है ऑडियंस क्वेश्चन, जिसको हमारे हैप्पी होरिजन ट्रस्ट है बिहार में, उनसे पूछा है। हैप्पी होरिजन ट्रस्ट के रिप्रेजेंटेटिव ने ये पूछा है। उसको पूछने के लिए हमारे कलीग मुनीस हैं, मैं उनको इनवाइट करूंगा कि वो आएं और आपसे वो सवाल करें। हेलो सर, माय क्वेश्चन इज, एज स्टूडेंट्स आर heavily rely on the online applications for learning, payments and job offers, so how we can differentiate between the genuine job offers and the fraudulent one? So one is, again, be very careful, and any job offers that you're getting from, say, social media or OTT messaging platforms, be double sure that it's a genuine one. So all the authentic kind of companies, like if it is coming from Tata's or Reliance or something, they'll reach out to you from their official mail, or there would be official communication. So never rely on or never respond to any messages that reach out to you from, say, these messaging applications or your social media networks. That's highly risky. And even if, like, you are kind of conversing, responding to that email, if there is someone who kind of asks you for a bit of a payment to confirm your job role, do not make any kind of payment to that individual. Even if they threaten you or they say that your job will be gone if you don't confirm your position, do not make any kind of payment to that individual. वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दिव्या फाउंडेशन है, दिल्ली का ही है, उनका क्वेश्चन है, वो होम मेकर्स रिलेटेड क्वेश्चन है और इसके लिए हमारी टीम से डॉक्टर रीता है, मैं उनको इनवाइट करूंगा कि वो ये सवाल आपके सामने रखें। Hello sir, nowadays we have seen that children get their smartphones at a very early stage and most of the content that they see is not filtered. So what advice will you give to their parents so that they can ensure that their children have access to internet in a safely manner without getting into any harmful trap? Right. So, ma'am, iska answer is very simple. One is, if you're giving access to, say, YouTube is a common tool that parents generally give access to the children. So we would recommend that rather than giving just YouTube, use YouTube for kids. So there's a difference between YouTube and YouTube for kids. YouTube for kids is a filtered platform. उसमें क्या है कि कोई भी adult content जो बच्चों को नहीं expose होना चाहिए, वैसे content YouTube for kids platform में नहीं खुलेंगे। एंड दूसरा, अगर आप Android phone users हैं तो पेरेंटल कंट्रोल एप्लीकेशन है, गूगल खुद एक एंड्रॉयड कंट्रोल आपको पेरेंटल कंट्रोल एप्लीकेशन देता है जिसका नाम है गूगल फैमिली लिंक। गूगल फैमिली लिंक के तहत आप अपने बच्चे के फोन के गतिविधि, एक्टिविटीज, ऑल ऑफ दैट यू कैन मॉनिटर। और अगर कुछ गड़बड़ है, अगर बच्चा कुछ ऐसा ऐप डाउनलोड करने की कोशिश करे जो उसे नहीं करना चाहिए, एज अ पेरेंट आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको परमिशन आप जब देंगे तभी बच्चा वो ऐप डाउनलोड कर पाएगा। सो इट्स अ वेरी गुड फीचर विच आई रिकमेंड। वेरी नाइस। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयांग ट्रस्ट आसाम से है और इन्होंने स्मॉल शॉप ओनर के लिए सवाल पूछा है और इस सवाल को आपके सामने रखने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ अयांग ट्रस्ट मैं अपने कलीग समुद्र को इनवाइट करूंगा। हेलो सर, नमस्ते सर। माय क्वेश्चन टू यू इज दैट स्मॉल शॉपकीपर्स इंक्रीजिंगली use QR codes and UPI payments. So how can they ensure that their QR codes and payment apps are not tampered with and they don't become victim by collecting payments? Thank you. So सबसे पहले इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और इसमें मेरा आंसर होगा कि बीवेयर ऑफ फेक QR कोड्स। बहुत बार ये भी इंसिडेंट देखा गया है कि लोग स्कैमर्स क्या करते हैं, आपकी शॉप पे आएंगे और आपके QR कोड के ऊपर अपना QR कोड चिपका के चले जाएंगे। तो जो भी पेमेंट्स होगा वो पेमेंट्स स्कैमर के अकाउंट में होगा। तो मेक श्योर कि आपका जो QR कोड है वो ऐसे जगह लगा हुआ है जो कि मॉनिटर्ड हो और आप देख रहे हैं सारे पेमेंट्स को।
जनरली पेटीएम और इस तरह की कंपनीज वहां पे आपका फोन पे में आप स्पीकर वाला सिस्टम कर दिया कि पेमेंट करने के साथ स्पीकर पे भी नोटिफिकेशन आता है कि इतने रुपए प्राप्त हुए आपके अकाउंट। वॉइस कंफर्मेशन, वॉइस कंफर्मेशन है, तो उसको आप इनेबल करके रखें जिससे आपके जितने भी पेमेंट्स हो रहे हैं वो सुरक्षित रहे। दूसरा, कभी भी ऑनलाइन पेमेंट को अगर कोई बोल रहा है कि मैं ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूं, आपके पास एक ओटीपी जाएगा, उस तरह के अगर कॉल से उसको सीधे इग्नोर करें, क्योंकि पेमेंट रिसीव करने के लिए ओटीपी नहीं लगता है, पेमेंट भेजने के लिए ओटीपी, अगर आपके खाते से पैसे निकल रहे हैं तब ओटीपी लगता है, तो इस चीज को ध्यान रखें। बहुत अच्छा। एक लास्ट क्वेश्चन है जो लाइफलाइन फाउंडेशन है आंध्र प्रदेश से, इन्होंने पूछा है, फॉर जनरल पब्लिक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के लिए मैं अपने कलीग आशीष को इनवाइट करूंगा। Yeah, good evening, sir. So my question is, sometimes people feel embarrassed or hesitant to share, within the family and friends also, that, why I have been scammed, and they do not share the exact information. Don't you think that would be a good option to share it and share some information so that the family and friends can also be protected from future scams? Thank you. I completely agree. I mean, this is a major challenge that community faces at large, और इसलिए हम लोग यही बोलते हैं कि आपको चुप्पी तोड़ने की जरूरत है, because if you learn to keep quiet, if something goes wrong with you and today you decide that you will not speak up, then you will be scammed on a daily basis. ऐसा नहीं होता चीजें खत्म हो जाएगी, आपको कॉन्स्टेंटली लोग अटैक करेंगे, आज नहीं किया एक हफ्ते के बाद फिर रीच आउट करेंगे, फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे, तो ये सिलसिला चालू रहेगा। तो इस सिलसिला को, इसको बोलते हैं ना ब्रेक द चेन, अगर तोड़ना है तो आपको सामने खुल के आना होगा, और जो भी रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें या फिर ISRN जैसी संस्था, जो कि अब हम लोग साइबर पीस और ISRN मिलकर हम लोग पूरा एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑर्गेनाइजेशंस का नेटवर्क, कम्युनिटी नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस नेटवर्क से आप जुड़ें और इस तरह के फर्स्ट रिस्पॉन्डर का मदद लें ताकि वो आपको बता सके। और रिपोर्टिंग बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो वो क्रिमिनल क्राइम करते रहेगा, उस क्रिमिनल को कोशिश करके एक प्रॉपर रिपोर्टिंग करने से क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है और क्रिमिनल को फिर जेल भी पहुंचाया जा सकता है अगर उसने कुछ मेजर क्राइम किया है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर कुछ भी क्राइम है तो बाहर आना चाहिए, आपको बिना किसी हेजिटेशंस के रिपोर्ट करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, किसी भी तरीके का हो, क्योंकि जो जैसे मेजर विनीत ने कहा कि नंबर ऑफ एंड वेराइटी ऑफ केसेस हैं और उसमें रोज एक नई टेक्निक्स यूज कर रहा है जो स्कैमर है या जो फ्रॉड कर रहा है, इसलिए आप इसको बिना किसी संकोच के लोगों के सामने लाइए, उसका रिपोर्ट करिए जैसे मेजर विनीत ने बताया। आज का ये एपिसोड साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे डेडिकेटेड था। मेजर विनीत, आप हमारे शो में आए और आपने बहुत अच्छे तरीके से मिनिमम टाइम में, इतने कम टाइम में इतने बड़े सब्जेक्ट को समेट के लाना, उसको बताना, ये एक चैलेंज होता है और इसको हम समझते हैं, लेकिन आपने बहुत ही बखूबी सब चीजों को रखा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी आपने टिप्स दिए हैं, जो सेफ्टी मेजर्स बताए हैं, वो जरूर लोगों को पसंद आएंगे और आपसे वो सीधे भी साइबर पीस फाउंडेशन से भी जुड़ेंगे और इनको इस सिलसिला हम आगे चलाते रहेंगे जिससे कि लोगों का भला हो, लोगों की फाइनेंशियल पर्सनल सेफ्टी पे हम सब मिलकर काम करते रहें। मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूं, हार्दिक आभार कि आप आए और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और हमारे दर्शकों से बात की। एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में आप सबका पुनः मैं कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे जुड़िए, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करिए और लोगों को बताइए कि ये हमारा कार्यक्रम है और ISRN एंड साइबर पीस फाउंडेशन हमारे लिए काम कर रहा है, इसलिए आपकी सहभागिता बहुत जरूरी है। हम सब मिलजुल कर एक सेफ भारत, डिजिटल सेफ भारत बनाने की कोशिश करेंगे। और अंत में मैं मेजर विनीत से रिक्वेस्ट करूंगा कि जाने से पहले वो अपनी एक फाइनल लाइन आपके साथ शेयर करें। मेरा फाइनल लाइन यही होगा कि आप सबको अपनी आंखें, बोलते ना गांधी जी बोलते, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो वहां पे। तो वही आप समझे कि अगर आसपास आपके कम्युनिटी में अगर कोई भी इस तरह का अगर फ्रॉड हो रहा है और इस तरह के चीजें हो रही हैं, आप उसके लिए खड़े हों। अगर कोई किसी को विक्टिम कोई परेशान कर रहा है, कोई साइबर क्रिमिनल किसी को परेशान कर रहा है, तो उनके लिए आप खड़े हों और आगे उनको कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग तक, जो भी हम आज बात किया, हमने जो भी चीजों के बारे में बात किया, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप फैलाएं और इस मुहिम के साथ जो हमने शुरुआत की है, इसके साथ जुड़े एक एम्बेसडर बन के, ताकि हम
पूरे साइबर स्पेस की अगर बात करें, पूरे इस प्लेस को या भारतवर्ष की बात करें, भारत की बात करें, तो उसको हम सुरक्षित रखें और लोग जो जितने भी लोग हैं उनको हम सुरक्षित रख पाए, तभी ये सुरक्षित भारत, सेफ भारत का जो हमारा सपना है वो अचीव हो पाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जैसा आपने सुना, आज पूरे विषय पर हम लोगों ने बात की। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि साइबर फ्रॉड जो है वो दिन पे दिन बढ़ रहा है, इसलिए साइबर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को लेकर लगातार बातें होनी चाहिए और इन बातों को आज हम सब ने मेजर विनीत के माध्यम से आपके सम्मुख रखा। अब मैं अंत में 2-3 बातें करके आज के इस एपिसोड को यहीं विराम दूंगा और आपसे एक अपील पुनः करूंगा कि जैसे मैंने कहा कि अपने घर में अपने माता पिता, जो आपके दादा दादी या नाना नानी या जो भी आपके यहाँ बुजुर्ग हैं, ऐसे लोग, इवन हेल्पर्स, आपके जो होममेड डोमेस्टिक जो हेल्पर हैं, उनको भी अगर इन सब लोगों के साथ आप थोड़ा समय व्यतीत करिए। उनको अगर वो मोबाइल यूज करते हैं तो उनको बताइए कि मोबाइल में सेफ्टी फीचर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है और क्या चीज आपको करनी है और क्या नहीं करनी है। ये डूज एंड डोंट्स अपने लोगों के साथ, जो भी आपके नियरेस्ट डियरेस्ट हैं, उन सबको बताइए। इससे 2 फायदे होंगे, आपके और उनके बीच में नजदीकियां भी बढ़ेंगी और वो आपके माध्यम से उनको एक नई चीज जानने का मौका मिलेगा जो आने वाले समय में आपके परिवार या उनसे जुड़े हुए जो फाइनेंशियल या पर्सनल जो फ्रॉड है या जो एक्सप्लॉयटेशन है उससे वो बच पाएंगे। ये थी अपील। अब मैं अंतिम बात आपसे रखना चाहूंगा, फिर से वही बात कि ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट डिकोडिंग द सोशल डेवलपमेंट सेक्टर अगर आपको लगता है कि आपके लिए है, अच्छा है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करिए, जिससे आने वाले समय में हम और प्रोत्साहन हमें मिले और हम आपके लिए और सारे एपिसोड लेके आए। हमें देखते रहिए। आज का एपिसोड यूट्यूब चैनल पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर अपने कमेंट्स भी डालिए, हमें अपनी राय भेजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार की जरूरत है तो वो भी बताइए। हमारी टीम और हम सब मिलकर उस पे काम करेंगे और आपके सुझावों को मानते हुए इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। आप सब हमारे साथ जुड़े रहे, आपने इतना समय दिया, देखा, इन सब के लिए आपको हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू।